नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आपको आज जो है लेक्चर 1 में हमने जो फोर्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हम आज जो है चैप्टर को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगे। उस कॉन्सेप्ट को आप अगर जो है प्रॉपरली फीड कर लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में मदद मिलेगी। तो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनको अच्छी तरीके से जो है अंडरस्टैंड करते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, बच्चों आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसका अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाया है और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है नोट्स बना के रिवाइज किया है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, हम लोगों ने नाइन्थ टेंथ में इसका एक अलग से ही चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है। बच्चों, जो हमने पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाता है, वो ऑलवेज जो है यूटिलाइज होता रहता है। तो जो हमने अगले क्लासेस में पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को जो है एक रिवाइंड करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के आगे फिर जो है प्रोसीड करेंगे। तो हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है वहां पे हमने इसको इस तरीके से समझा है कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल, हम इस वर्ड पे आप फोकस करिए कि जो हम यूनिवर्सल बोल रहे हैं, यूनिवर्सल बोलने का मतलब क्या है कि जो है सभी बॉडी, यूनिवर्सल मतलब क्या है, यूनिवर्सल मतलब क्या है कि सभी बॉडीज पे के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, इन ऑल बॉडीज इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल बॉडीज। अगर हमने इसको यूनिवर्सल बोला है कि सभी बॉडी पे एक जैसा, इन ऑल बॉडी इज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली, मतलब सभी बॉडीज के ऊपर ये जो है, ये फोर्स जो है, यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक जैसा ही अप्लाई होता है। अब देखेंगे बच्चों कि मान लीजिए कि दो पॉइंट मासेस हैं, एक अपना पॉइंट मासेस m1 है और एक अपना पॉइंट मासेस m2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए कि डिस्टेंस दिया हुआ है r। दो पॉइंट मासेस हैं और इनके बीच में डिस्टेंस दिया गया हुआ है r। तो आप बच्चों देखेंगे कि जो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये जो है अपना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसको जो है SI यूनिट में अगर अपने को लिखना है तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। अब इसकी SI यूनिट जो है अपनी क्या होगी, इसको SI यूनिट में लिख सकते हैं। फोर्स अपना हमेशा न्यूटन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बच्चों आप देखेंगे कि इसमें जो G है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो G है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो हमारा जो G है, ये यूनिवर्सल जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, 6.9
7 इंटू 10⁻⁻11। और ये भी क्या है, हमारी एसआई यूनिट में ही इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो अपना जो जी है, इसकी वैल्यू इतनी लेस है कि इसको हम वीक फोर्स के कैटेगरी में जो है हम इसको रख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बच्चों जो 6.67 10⁻⁻11 है, इसके कारण जो फोर्स जो है, जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही जो है लेस क्वांटिटी में है। अब आप देखेंगे कि ये जो नेचर है, नेचर में आप देखेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ के जो सराउंडिंग में जो मून रिवॉल्व कर रहा है, ये जो है इसी फोर्स के जो है थ्रू जो है कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इतना जो है सफिशियंट है, इतना फोर्स कि वो मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सफिशियंट है। जैसे कि सन जो है, सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यही वो फोर्स है जो सन और अर्थ के बीच में लग रहा है। तो दिस फोर्स इज सफिशियंट टू रिवॉल्व अर्थ अराउंड द सन। तो आप देखेंगे कि अगर ये बॉडी मान लीजिए कि ये बॉडी है, क्या है अपनी ए, और ये बॉडी है बी। तो अगर अपनी बॉडी ए जो है, ये जो बॉडी ए है, ये अगर बॉडी बी के ऊपर अगर एक फोर्स, अगर बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स एफ लगा रही है, तो क्या ए जो है बी को छोड़ देगा? क्या ए जो है आल्सो जो है बी के ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि अगर जो है न्यूटन जो थर्ड लॉ बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने पढ़ा है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो आप ये देखेंगे कि जो फोर्स M1 M2 के ऊपर F लगा रहा है, तो M2 जो है वो M1 के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F ही लगाएगा। अब ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलती है कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो है एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या है बच्चों? कि मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, और दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को जो है एक जो है एक इन्वायरमेंट में रखे हुए हैं, और मान लीजिए कि दो बॉडीज रखी हुई हैं M1 M2, और ये दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। तो आप बच्चों देखेंगे कि
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ये जो है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज है, इसके जो है लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग जो है ये फोर्स ये लगता है, और ये ऑलवेज इन पेयर्स में होता है। मान लीजिए कि M1 जो है M2 के ऊपर F फोर्स लगा रहा है, तो F2 भी M1 के ऊपर F ही फोर्स लगाएगा। तो अपना पहला पॉइंट क्या हो गया, जो अपना पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स एंड एक्ट्स टू लाइन ज्वाइनिंग टू द बॉडी। It is a central force, it acts line joining to the body। नंबर 2 जो अपना जो ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपना जो पहला पॉइंट है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट्स टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द बॉडी। नंबर 2 जो है इसका बोलता है कि दिस फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू द पॉइंट मासेस। ये पॉइंट बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप ये देखेंगे कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू द पॉइंट मासेस एंड not applicable to the extended bodies। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए ये फार्मूला जो है अपना वर्क नहीं करता है। इस जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू आगे इसको समझेंगे। और हम जो थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट जो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार जो है करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये अगर स्लिप हुआ आपके माइंड से तो आपको क्वेश्चन करने में जो है क्वेश्चन करने में आपको जो है क्लैरिटी जो है नहीं मिलेगी और रॉन्ग कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएंगे। जो थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट अपना क्या है इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, थर्ड पॉइंट अपना ये है कि हम डू नॉट एज्यूम बॉडीज ऑलवेज concentrated at center of mass। हम ऑलवेज जो है हम बॉडीज को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड नहीं मान सकते हैं, एक्सेप्ट आप पॉइंट को भी जो है बच्चों जो है प्रॉपरली जो है नोट डाउन करिएगा कि जो अपनी बॉडीज हैं, इनको हम एक्सेप्शन, अगर कोई बॉडी जो है पॉइंट मास नहीं है और वो सर्कुलर है, और उस सर्कुलर बॉडी के आउटसाइड में हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो ओनली
these cases we can apply force F equal to G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अदरवाइज हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों इसका ये जो पॉइंट हमने लिखा है, इस पॉइंट में आप इस पॉइंट को समझिएगा कि अगर यूनिफॉर्म सेंट्रल स्फेरिकल जो है बॉडी है तो हम उस केसेस में इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब बच्चों ये जो पॉइंट है, 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, इसके लिए जो अपने साइंटिस्ट जो न्यूटन थे, जो साइंटिस्ट अपने न्यूटन थे, इन्होंने पूरी एक पूरी ब्रांच जो है, एक जो है मैथमेटिक्स की ब्रांच इन्होंने जो है डेवलप कर दी, जिसका नाम क्या रखा, कैलकुलस। इसको इन्होंने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए पूरी उन्होंने एक मैथमेटिक्स की ब्रांच डेवलप कर दी, जिसका नाम जो है हम आज के समय में क्या समझते हैं कि ये कैलकुलस के रूप में है। कैलकुलस के द्वारा उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर कोई जो है सर्कुलर बॉडी है या कोई स्फेरिकल शेप है तो उसके द्वारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर शेप्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो आप बच्चों ये देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, इसके बेसिस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है जो बनते हैं। उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से आपको जो है पता होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसके थ्रू आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी कि हम इसको कहां पर अप्लाई कर सकते हैं और कहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बच्चों ये जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हमको अप्लाई करना है तो ये सिर्फ स्फेरिकल शेप्स या बॉडी के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। अगर बॉडी स्फेरिकल या सर्कुलर नहीं है तो उस केस में हम जो है रॉन्ग कंक्लूजन पे, रॉन्ग जो है रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अब अगर हम उसको, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक कंसेंट्रिक रिंग है और उसका मास आपको दिया हुआ है, उसका मास आपको मान लो कि आपको m1 दिया है और उस कंसेंट्रिक रिंग के अंदर एक जो है स्मॉल कंसेंट्रिक रिंग रखी हुई है, उसका मास जो है m2 दिया हुआ है। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अगर इस क्वेश्चंस को आप इसके फॉर्मूले के थ्रू अगर आप गो थ्रू करेंगे, अगर इसके फॉर्मूले के थ्रू गो थ्रू करेंगे तो आप रॉन्ग आंसर पे पहुंच जाएंगे। कैसे? अब आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि एक कंसेंट्रिक रिंग दी हुई है जिसका मास मान लीजिए m2 है और दूसरा एक आपको कंसेंट्रिक रिंग दिया हुआ है, इसका मास m1 दिया हुआ है। अब ये जो कंसेंट्रिक रिंग दी हुई है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको मास दिया हुआ है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको r दिया हुआ है। ये जो कंसेंट्रिक रिंग है, इनके बीच में आपको फोर्स जो है वो निकालना है। तो आप जब फोर्स को निकालेंगे तो आप बच्चों ये देखिएगा कि अगर आप इसका फार्मूला यूज करते हैं,
F इक्वल टू जी m1 m2 अपान में r स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है उसको अगर आप यूज करते हैं तो इसमें मास m1 m2 आपको दिया गया है। अगर आप इस रिंग को कंसेंट्रिक मान लेते हैं और इसका पूरा मास इसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं, और जो सेकेंड रिंग है इसका भी आप जो है सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट मान लेते हैं, तो हम आप देखेंगे कि इसमें जो है R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका भी सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, तो R इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर R इक्वल टू 0 हुआ बच्चों तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। मानी ये दो रिंग के बीच में जो फोर्स है वो इनफाइनाइट लगेगा, और ये इनफाइनाइट फोर्स के कारण ये रिंग जो है फट जाएगी। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे कि अगर आप किसी बोतल के ऊपर एक कैप को टाइट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप बच्चों ये देखेंगे कि दिस इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब आपको जो राइट कॉन्सेप्ट है, जो राइट कॉन्सेप्ट है, वो राइट कॉन्सेप्ट क्या है वो हम जो है यहां पे समझ लेते हैं। जो राइट कॉन्सेप्ट है बच्चों वो ये है कि फोर्स जो है, जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन force between these ring is 0। आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि फोर्स जो लग रहा है इस रिंग्स के बीच में वो क्या है, वो 0 है। पर हम इसको कैसे जो है समझेंगे, इसको इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कि रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया जो है dm2, इसका हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और m1 का भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगी और ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा। अब आप देखेंगे बच्चों कि इसका जो है इस क्वेश्चंस को करने के लिए, इस क्वेश्चंस में आप देखेंगे इसका डायमेट्रिकली अपोजिट जो है जो फोर्स लगेगा वो भी जो है लगेगा। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स, ये दोनों एक्चुअली क्या है बच्चों, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो लेक्चर्स हमने जो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ये लेक्चर्स जो है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, और आपको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज रहती हैं उनका हम वेक्टर समेशन करते हैं। तो जो फोर्स यहां पे लग रहा है उसका जो है देखेंगे कि जो डायगोनली अपोजिट फोर्सेस है वो भी लग रहा है, तो हम उसको जो इसका इस फोर्सेस का जो वेक्टर सम करते हैं, जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस विल बी 0। चूंकि इसका जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इस पे जो है आप देखेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका वेक्टर समेशन जो है 0 है। तो जो हमारा जो नेट फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, दीज रिंग के बीच में 0। अब ये जो है हमारा जो है राइट कॉन्सेप्ट है। तो आपको बच्चों कॉन्सेप्ट को जो है प्रॉपरली जो है अंडरस्टैंड करना है कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्यों है। अगर हम इसके थ्रू निकालते हैं फार्मूले के थ्रू, तो हमारा जो फोर्स है वो इनफाइनाइट आता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो कि हमने देखा है कि किसी बॉटल को, कि कैप को अगर हमने क्लोज किया है
तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि फोर्स इनफाइनाइट लग रहा है और वो कैप फट जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमारा जो राइट कॉन्सेप्ट है वो हम जो है कॉन्सेप्चुअल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो जो हमारा फोर्स है एक्चुअली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और दो पॉइंट पे जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, जो है डायमेट्रिकली अपोजिट लग रहा है। तो इसका वेक्टर सम करते हैं तो जो ये फोर्स है ये क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो ये हमारा राइट कॉन्सेप्ट है। अब आप ये देखेंगे कि अगर ये हमने फोर्स निकाल लिया एक जो है रिंग के केस में, लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, अगर हमको क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं जिसमें एक्सटेंडेड बॉडी हमको जो है दी हुई है, तो अगर हमको एक्सटेंडेड बॉडी दी हुई है तो हमको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना सीखना है। तो हमको अगर जो है एक्सटेंडेड बॉडी दी हुई है, हम अगर पॉइंट मास नहीं दिया हुआ है, और हमको जो है जो बॉडी दी हुई है वो एक्सटेंडेड बॉडी दी हुई है, तो एक्सटेंडेड बॉडी का हमको के बीच में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो बच्चों अगर हमने एक्सटेंडेड बॉडी और पॉइंट मासेस के बीच में जो है फोर्सेस निकालना सीख लिया, एक्चुअली हमको ये कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो अपना जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जो है नंबर एक, ये जो है पॉइंट मासेस के बीच में एप्लीकेबल होता है, नंबर एक। दूसरा ये जो है एक एक्सेप्शन इसका ये है कि जो स्फेरिकल बॉडीज रहती हैं उनके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये न्यूटन्स के थ्रू जो है न्यूटन्स ने इसको प्रूव किया है न्यूमेरिकली इस कॉन्सेप्ट को। इसके लिए उन्होंने पूरी कॉन्सेप्ट जो है कैलकुलस की एक ब्रांच ही डेवलप कर दी, जिसके द्वारा हम ये मान सकते हैं कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा स्फेरिकल बॉडी है उनके बीच में हमको अगर फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू जी m1m2/r² रख करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो उस केस में हमको ये जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने उसको अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है बच्चों। तो अगर हमको ये निकालना है कि कोई बॉडीज है, एक्सटेंडेड बॉडी है, कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है और हमको एक एक्सटेंडेड बॉडी दी हुई है और एक पॉइंट मास दिया हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं m, और जो एक यूनिफॉर्म थिन रॉड दी हुई है, जिसका मास दिया हुआ है कैपिटल M और जिसकी लेंथ दी हुई है L। अब बच्चों ये जो स्मॉल एक यूनिफॉर्म थिन रॉड दी हुई है और उसके द्वारा एक पॉइंट मास M दिया हुआ है, तो बच्चों हमको ये जो पॉइंट मास है इसके ऊपर हमको क्या करना है कि कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स F बाय extended body on point mass M। हमको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स निकालना है
ये एक्सटेंडेड बॉडी के द्वारा एक पॉइंट मास m के ऊपर। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हमको दिया हुआ है इसमें हमको फोर्स निकालना है ये एक्सटेंडेड बॉडी के द्वारा मास m पे। अब बच्चों अगर इस बॉडी को हम सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, गलत आएगा। क्योंकि ये जो बॉडी है इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास में मान लेते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। तो हमको क्या करना है कि हम इसको सेंटर ऑफ मास पे, इसके जो मास है इसका सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए ये कि यूनिफॉर्म थिन रॉड है तो हम इस रॉड को एक स्मॉल एलिमेंट में इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक चक्कू है उसके द्वारा हमने जो है इस रॉड को स्मॉल कंपोनेंट में इसको हमने ब्रेक कर दिया। हमने इसको स्मॉल कंपोनेंट में स्मॉल एलिमेंट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो बच्चों आप देखेंगे कि हम इसके मास को सेंटर ऑफ मास में नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रूवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इसमें इस पॉइंट से जो अपना स्मॉल मास m है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल a, और ये पूरी लेंथ है l। तो बच्चों हम ये करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट हमने इस पे एक मान लिया कि एक स्मॉल एलिमेंट है जो कि ये अपना जो है dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट मान लिया। और एक्चुअली बच्चों ये आपको बड़ा हमने इसलिए दिखाया है कि ये इतना स्मॉल है कि हम इसको जो है इनफाइनाइट स्मॉल मान सकते हैं और इसका जो मास है वो हमने मान लिया dm। तो बच्चों अब ये जो एलिमेंट है इसको हम स्टार्टिंग में नहीं मान सकते हैं। एक्चुअली हमने अगर इसको हमने पॉइंट P माना और इसको हमने पॉइंट Q माना तो अगर हम इसको यहां पे मान लेंगे तो हमको जो है इक्वेशन फॉर्म करने में जो है दिक्कत आएगी। एक्चुअली हम क्या है एक फंक्शन जो है फंक्शन के फॉर्म में एक फॉर्मूले को लाना चाहते हैं जिसके द्वारा हम जो है डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि ये जो फार्मूला है ये जो थिन रॉड है इसमें हमने एक dx जो है लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, उसका मास जो है dm है। अब हम ये देखते हैं कि फोर्स ऑन m ड्यू टू एलिमेंट ऑफ dm, जो dm एलिमेंट है इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है मान लीजिए कि वो df है। तो df क्या हो जाएगा, जिसका m dm अपान में a प्लस इसमें क्या है ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि x है। हमारा जो ये dx कंपोनेंट है वो x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P है। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा a प्लस x, तो x प्लस a का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है फोर्स ऑन m बाई एक स्मॉल एलिमेंट dm ये हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये फार्मूला है इसमें ऊपर जो है dm दिया हुआ है, नीचे x है। तो हमको बच्चों जो dm है उसको x के टर्म में लिखना होगा जिससे कि हम इस जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब इसको करने के लिए हमारे पास बेटा तरीका क्या है कि हमको यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें L लेंथ जो है L जो लेंथ है इसका मास क्या दिया हुआ है,
बच्चों m दिया हुआ है। यूनिटरी मेथड क्या बोलती है कि n लेंथ का मास जो है कैपिटल M है। तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर 1 लेंथ का निकालें तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा m/l। और बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको dx लेंथ का मास निकालना है। तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा m इंटू एल इंटू dx। तो हमको dx लेंथ का मास निकल आया m/l dx। तो बच्चों हम आप देखेंगे कि जो है जो dm निकल के आया, ये जो हमारा dm है, dx लेंथ का जो मास है dm है, ये हमारा क्या आ गया m/l इंटू dx। अब हमने dm निकाल लिया बच्चों, स्मॉल एलिमेंटल जो एलिमेंट है उसका हमने मास निकाल लिया। अब हम इसको इस क्वेश्चंस में पुट कर देते हैं। तो हमारा जो df है बच्चों, df क्या हो जाएगा जी m हम एज इट इज रख देंगे, dm की जगह पे क्या रख देंगे m/l इंटू dx अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। ये हमने ये dm को उठा करके यहां पर जो है लिख दिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो फोर्स है, एक्चुअली जो dm के द्वारा जो m पे फोर्स लगाया जा रहा है, ये सारे फोर्सेस जो है एक इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर यहां कंपोनेंट लेंगे तो ये लगेगा, यहां लेंगे तो ये लगेगा, सारे जो है यूनि डायरेक्शनल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो df फोर्स है इसका हमको जो है वेक्टर सम कर देना पड़ेगा। तो हम इसका जो वेक्टर सम करेंगे वो कैसे करेंगे कि df का हमने इंटीग्रेशन कर दिया g और m/l dx अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर। हमने जो है इसका जो है इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो हमारी जो लेंथ है, लेंथ हमारी जो फोर्स कहां से कहां तक लग रही है, एक पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक, ये पॉइंट जो है 0 पे मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारी कहां पे है L पे है। तो हम कहां से कहां तक डिफरेंशिएशन करेंगे, L इक्वल टू 0 से L इक्वल टू L तक, हम जो है 0 टू L तक जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब बच्चों देखेंगे कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स को हम सब बाहर ले आते हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म्स क्या है, g है। कांस्टेंट टर्म्स हमारा बच्चों क्या है, g है। फिर स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में L और इंटीग्रेशन 0 टू L और 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है इक्वेशन बन गया। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चों इंटीग्रेशन में अभी आप 11th में हैं तो इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये जो है इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। ये 1 अपॉन x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L, और हमारा इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a की पावर -2 dx। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन x की पावर -2 प्लस 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, g m स्मॉल m अपॉन में L और x प्लस a की पावर -2 प्लस 1 -1 एंड -2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और इसकी हमने लिमिट लिख दी 0 टू L। अब बच्चों आप देखेंगे कि ये हो जाएगा -1, तो हम इसको ऊपर का बच्चों हम मिटा रहे हैं, इसको आप यहां से हम
डिलीट कर रहे हैं और हम इसको जो है यहाँ पर, एक्चुअली बोर्ड की साइज छोटी है बच्चों, तो हम इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी अच्छी तरीके से आ जाए। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि ये जो है अपना एक सिंपल इंटीग्रेशन हो गया जिसको कि हम इजीली जो है अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन समझते होंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चों फिजिक्स में ज्यादा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन नहीं है, एक्चुअली ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो हम इसमें थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस सवाल को ले लिए हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से आ जाए। लेकिन आप इसको देख करके आप ये मत सोचिएगा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया हुआ है। बच्चों अब आप देखेंगे कि जो हमारा फोर्स है, अब आप बच्चों हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो फोर्स हमारा है ये क्या हो जाएगा। अब ये चलिए ये -1 हो जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और जी एम स्मॉल m अपॉन l, और ये क्या हो जाएगा x प्लस a की पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a नीचे आ जाएगा और 0 to l। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। हमको लिमिट रखनी है, पहले हम l रखेंगे और सेकंड केस में हम जो है 0 रखेंगे। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि पहले हम जब l रखते हैं तो क्या होगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में l, हमने l रखा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन l प्लस a, और दूसरे केस में हमने जो फॉर्मूला रखा तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन, क्योंकि हमने 0 रख दिया तो a आ गया। अब बच्चों अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l, और यहाँ पे l प्लस a, और a आपने एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस l प्लस a। अब आप देखेंगे कि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये a इसे a कट जाएगा, ये माइनस l बचेगा, माइनस l से l से कट जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी m स्मॉल m अपॉन, अब आप बच्चों देखेंगे कि ये क्या आएगा यहां पर l प्लस a इंटू a। ये हमारा जो है बच्चों, ये जो हमारा जो फोर्स है ये एक एलिमेंट के द्वारा, एक यूनिफॉर्म थिन रॉड के द्वारा एक स्मॉल पॉइंट मास के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब ये आप देखिएगा बच्चों कि ये जो रॉड है, रॉड जो है पॉइंट मास के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, जो पॉइंट मास है, मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि ये पॉइंट मास जो है रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो बच्चों आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसी फार्मूले को स्टार लगा लीजिए, इसी फार्मूले को आप जो है यूज कर सकते हैं और यही फोर्स जो है स्मॉल m जो है थिन रॉड के ऊपर लगाएगा। अब बच्चों ये जो हमने जो ये फार्मूला निकाला है इसको हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। ये जो हमने फार्मूला निकाला है बच्चों, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन एल प्लस ए डॉट ए, ये जो हमने फार्मूला बच्चों निकाला है इस फार्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि बच्चों आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए केस है, केस 1 मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं कि बॉडी जो है बहुत मतलब जो ए है वो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा है कि हम जो इसकी लेंथ है उसको, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है जो ए है ये वेरी 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 बिग है एल से, जो लेंथ है इसे बहुत डिस्टेंस में रखा हुआ है।
तो उस केस में हम जो ये फार्मूला है इसमें एल को जो है निगलेक्ट जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो हम अगर एल को इग्नोर करेंगे, हमारा जो फोर्स है, फोर्स का फार्मूला हमने निकाला है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल प्लस ए स्मॉल ए। तो हमने बच्चों ए को जो है, एल को जो है हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोर एल को अगर हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि एल बहुत छोटा है, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा जी एम स्मॉल एम अपॉन ए स्क्वायर। ये अगर हमारा कोई बॉडी है और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है तो उसको हम एज ए पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू आपने एक एक्सटेंडेड बॉडी के द्वारा एक पॉइंट मास के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया है। बच्चों हम जब नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट से जो है अपना लेक्चर लेंगे उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बच्चों? वो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वेट ऑफ बॉडी के बारे में और जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों आप जो है ये जो लेक्चर है इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए, इसको अच्छे से जो है रिवाइज करिए और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके जो एससी वर्मा में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करिए। आप बच्चों आप यकीन मानिए अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे, आप ये जो सेशन है, जो लेक्चर्स है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, अगर आप इसमें बने रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को करके आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छी रैंक ले पाएंगे। तो बच्चों आप बने रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना जो है गोल अचीव करिए और अपनी फैमिली का जो टारगेट है, जो आपकी फैमिली आपको खुश देखना चाहती है, उसको अचीव करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर।